डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। 2. थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-5 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल एक। अगला प्रश्न था, अक्सर समाचारों में रहने वाला ब्लू हार्ट कैंपेन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की पहल। अगला प्रश्न था, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर होंगे। 2. राष्ट्रपति को विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पहलुओं के निरीक्षण को अधिकृत करने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी भाषा को मणिपुरी और नेपाली के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 2. भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। 3. गोवा में अधिकांशतः लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। 2. कलाडी कोडन शैली मोहिनी अट्टम की एक प्रमुख नृत्य शैली है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2001 में इसने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। 2. 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इसके 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। 3. निर्वाचन आयोग के सदस्य भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, भारत और बांग्लादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों ने पिछले साल चिल्हाटी भारत और हल्दीबाड़ी बांग्लादेश के बीच रेलवे लिंक को बहाल किया था। 2. बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर त्रिपक्षीय कार्य समूह को किन देशों के साथ साझा करता है? इसका सही जवाब था ईरान और उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अहमदाबाद में म्यूनिसिपल काउंसिलर के रूप में की। 2. बारदोली सत्याग्रह में उनकी भूमिका के चलते उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। 2. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य यानी WLS हीराकुंड बांध के नजदीक स्थित है? गहिरमाथा WLS, नंदनकानन WLS, बैसीपल्ली WLS या फिर देवरीगढ़ WLS? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देवरीगढ़ WLS। ओडिशा स्थित संबलपुर नगर निगम कार्यालय बनकर लगभग तैयार हो गया है।
यह दुनिया के सबसे लंबे बांध हीराकुंड की बनावट की तरह ही बनाया गया है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के बरगढ़ जिले में हीराकुंड बांध महानदी के पास स्थित है। यह 346.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पूर्व और उत्तर में हीराकुंड रिजर्वायर से घिरा है। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक नेस्टिंग करने का स्थान है और ओडिशा में एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। यह ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का दुनिया का सबसे बड़ा नेस्टिंग करने वाला समुद्र तट है। नंदनकानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर ओडिशा के पास स्थित है। इसे पूरी तरह से जंगल के भीतर प्राकृतिक वातावरण में स्थापित किया गया है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य को मई 1981 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवरीगढ़ WLS। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातियों को स्वायत्त जिला परिषदों यानी ADCs के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। 2, प्रत्येक ADC में 45 से अधिक सदस्यों की अनुमति नहीं है, ये सभी सीधे चुने जाते हैं। 3, 6ठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों में कानून राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर ही लागू हो सकते हैं या नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। लद्दाख के एक भाजपा सांसद ने हाल ही में मांग की कि इस क्षेत्र को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275 के तहत इन्हें विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है। आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है, अतः कथन 1 सही है। प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा और बाकी चुनावों के माध्यम से नॉमिनेट होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। 6ठी अनुसूचित वाले क्षेत्रों में कानून राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के आधार पर ही लागू हो सकते हैं या नहीं, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्रों यानी मैरीटाइम जोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, टेरिटोरियल सी अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील यानी NM तक फैला हुआ है। 2, सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आंतरिक जल यानी इंटरनल वाटर्स वह जल है जो आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होते हैं, जिससे प्रादेशिक समुद्र यानी टेरिटोरियल सी की चौड़ाई मापी जाती है। टेरिटोरियल सी अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, अतः कथन 1 सही है। सन्निहित क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। यह प्रादेशिक समुद्र और हाई सीज के बीच एक मध्यस्थ क्षेत्र है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, लॉक फॉर शेल भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी एक ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है। 2, यह हमलावरों को लक्षित कंप्यूटर पर दूर से ही कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। लॉग फॉर शेल को क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। इसका पता ओपन सोर्स लॉगिंग सॉफ्टवेयर अपाचे log4j में चला था।
भारत सहित दुनिया भर के संगठनों को टारगेट करके उनकी कई वेबसाइटों को प्रभावित कर रही है। यह ओपन सोर्स लॉगिंग लाइब्रेरी पर आधारित है, जिसका उपयोग उद्यमों और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अधिकांश अनुप्रयोगों में किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। भेद्यता को लॉग फॉर शेल कहा जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर CVE 2021 44228 कहा जाता है। इस भेद्यता का पता पहली बार उन वेबसाइटों पर लगाया गया था जो माइनक्राफ्ट नामक माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले गेम के सर्वर को होस्ट कर रहे थे। यह हमलावरों को लक्षित कंप्यूटर पर दूर से ही कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विजय दिवस कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रतीक है। 2. भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की सहयोगी सेनाओं ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 16 नवंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को फैसला किया था कि भारत बंगाल के मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक लड़ा गया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना यानी विरोधी पक्ष के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़े थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रिब्यूनल को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लाया गया था। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है। ऐसा दुर्घटना मुआवजे के दावों वाले मामलों के त्वरित निपटान के लिए किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था है जिसे प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार न्यायाधिकरणों के लिए प्रावधान पेश किया। अतः कथन 1 सही है। इस संशोधन ने संविधान के भाग 14A को पेश किया जो ट्रिब्यूनल से संबंधित है। अनुच्छेद 323A यह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यह अर्ध न्यायिक संस्थान है जो लोक सेवक की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का समाधान करते हैं। अनुच्छेद 323B यह कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, भोजन, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जैसे अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 3. इसका एक उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई यानी प्रेसिशन इरिगेशन को अपनाने में वृद्धि करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कैबिनेट ने 2021 से 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना से लगभग 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान शामिल हैं। जान लेते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के बारे में। PMKSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः कथन 1 सही है।
इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें केंद्र राज्य का हिस्सा 75:25 होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह 90:10 रहेगा। इसके उद्देश्य हैं देश में सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विस्तार और विकास करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और सटीक सिंचाई और अन्य जल का बचत करने वाली तकनीकों जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप को अपनाना। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी ICH की सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। 2. यह मानवता के यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्योहार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 16वीं समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। यह त्योहार कोलकाता में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। मानवता की यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह एशिया में पहला त्योहार है, इसलिए कथन 2 सही है। जान लेते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के बारे में। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासत तत्वों की है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। सूची 2008 में स्थापित की गई थी, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस राज्य को फ्लावर ऑन लॉफ्टी हाइट और ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल के खुरई में स्थित एक फार्मेसी के सामने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED में विस्फोट हो गया। जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी कोने में स्थित है। यह राज्य अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ साथ पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। वनस्पतियों और जीवों की उपस्थिति के कारण मणिपुर को फ्लावर ऑन लॉफ्टी हाइट, ज्वेल ऑफ इंडिया और पूर्व का स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। मणिपुर को भारत के पूर्व में प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वार्षिक रूप से केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। 2. दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने काम के बावजूद इसे कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने कहा कि ईरान ने करज में सेंट्रीफ्यूग के पुर्जे और निर्माण सामग्री बनाने वाले स्थान पर कैमरों को बदलने की अनुमति दी है। इन कैमरों को इसी साल जून में हमले से क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था। अब जान लेते हैं IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसे परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और इसके उपयोगों से उत्पन्न भय के जवाब में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। 2005 में इसे इसके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है, किंतु सुरक्षा उपायों के संदर्भ में आवश्यक होने पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अंतिम प्रश्न है, ओपन हियरिंग एंड
कैंप सिटिंग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन की एक पहल है? नालसा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिलोंग में अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम ओपन हियरिंग एंड कैंप सिटिंग का समापन किया, अतः विकल्प डी सही है। इसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में राहत के रूप में 15 लाख रुपए के भुगतान की सिफारिश की गई। ओपन हियरिंग के तहत सुने गए मामलों में कारण बताओ नोटिस मामले, अनुपालन के मामले आदि शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह लघु हिमालय यानी लेसर हिमालयास से निकलती है। 2. यह जम्मू और कश्मीर एवं पंजाब से होकर बहती है। 3. पोंग बांध चिनाब नदी पर बना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।